नमस्कार दोस्तों। आज हम आरआरबी के नॉन फार्मर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आरआरबी में नॉन फार्मर में किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और ये जो पेपर है वो आरआरबी का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जो कि हुआ था 28 अप्रैल 25 को हुआ था। ठीक है, जो कि मैंने खुद ने दिया था। और मेरे इसमें 30 में से मैंने अटेंड किए थे 26 अटेंड किए, जिसमें मेरे 23 सही हुए थे और 3 गलत हुए थे। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि क्या कैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा था। हम एग्जाम में जो क्वेश्चन है उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पूछा है, अ वेंडर सोल्ड 20 चॉकलेट्स विच इज फॉर अ रुपी, 1 रुपए की, देर बाई गेनिंग 35%, हाउ मैनी डिड ही बाय फॉर रुपी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1 रुपये, अब 1 रुपये की कैलकुलेशन करूँ तो 1.30, अगर एक्सेप्ट मेरे को करनी पड़ी तो मैंने क्या किया, इसको 100% मान लिया। ठीक है, 100% माना तो इसको 100%। अब देखो भाई, गेनिंग हुआ, गेनिंग मतलब होता प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता है तो अपन उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो 35% अपन ने ऐड किया, टोटल अपने पास 135। परसेंट का मतलब ही होता है बाई 100 होता है परसेंट का मतलब, तो 135/100। अब इसने कहा कि 1 रुपये से मैंने 20 चॉकलेटें बेची थी। ठीक है, अब इसको तो 135 को अगर अपन सॉल्व करेंगे बाई 100 तो ये 1.35 ही आएगा, मतलब 1 रुपये की चॉकलेट और उस पर 35% का गेन। ठीक है, इतने में मैंने कितने चॉकलेट बेची, मैंने बेची 20 चॉकलेटें। ठीक है, अब इसने पूछा कि हाउ मच डिड ही बाय फॉर रुपी, मैं इतने पैसों में कितना कितनी चॉकलेटें खरीद सकता हूँ एक तरीके से। अब 0 से 0 कटा, 2 से 10 कटा, तो कितने बार आया, 5 बार। 5 से तो इसको अपन काटेंगे, मतलब 5 का डिवाइड देंगे अपन 135 में, तो क्या आएगा, 2 बार जाएगा तो 10 आएगा, पीछे बचा 3, 35, तो 7 पंजे 30, 7 पंजे 35, 35 में क्या 0, तो 27 चॉकलेट अपन खरीद सकते हो। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर आता है इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें 6 बॉक्स करके, इसको करने का तरीका क्या है कि पहले तो आप बॉक्स बना दो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। आपके पास रफ सेट होगा तो उसका पूरी तरीके से यूज करना है, और हर एक पहले क्वेश्चन से ही पढ़ते से ही एक एक लाइन के थ्रू आप डायग्राम बना दो, जिसको सर आपका करने का तरीका आसान हो जाए, आप कंफ्यूज नहीं हो। जैसे यहाँ पे करेंगे 6 बॉक्स बना लिए, ABCDEF आर केप्ट वन ओवर, एक के ऊपर एक रखे गए, नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर में नहीं है। तो बी इज केप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम कौन सा होगा, ये अपना बॉटम होगा, यहाँ से सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे पड़ा है अपना बी। अब इसने कहा ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड एफ, मतलब बी और एफ के बीच में सिर्फ एक ही खड़ा है, तो बी के बाद में एक छोड़ के एफ बैठेगा, यहाँ छोड़ के यहाँ नीचे की तरफ आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ बॉक्स नहीं है, तो एक को छोड़ के यहाँ पे आएगा एफ। बी और एफ के बीच में एक खाली है, ठीक है, एक ही बॉक्स पड़ा है। ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन सी एंड डी। अब मैं अगर सी को यहाँ रखूँ, ठीक है, सी यहाँ रखो तो सी, एक दो तीन छोड़ के यहाँ डी आएगा, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठा, तो ये सिनेरियो नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे बैठाऊंगा तो यहाँ सी अगर बैठा है तो एक, 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे डी आ सकता है। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सी बैठ सकता है और यहाँ पे डी आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सी ही ऊपर बैठा है। ठीक है, दोनों दोनों सिनेरियो तो दोनों तरफ लिखना है, ताकि दोनों सिनेरियोज आपके साथ रहे और आपका टाइम भी बचे। डी इज केप्ट इमीडिएटली बिलो बी, बी के जस्ट नीचे पड़ा है डी अपना। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो, तो सी कहाँ बैठा है, सी यहाँ पे बैठा है। ठीक है, अब इसने कहा कि ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए एंड डी, तो यहाँ पे ए आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे E। अब इसमें दूसरे एक को लिखा है कि ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी, सी के जस्ट ऊपर पड़ा है, तो सी के ऊपर कौन सा है, यहाँ पे पड़ा है ए, तो यहाँ ए आया तो यहाँ पे E आएगा, तो ये वाला सिनेरियो। अब ये अपना ऑर्डर हो गया। अब इसमें लास्ट में क्या पूछा, विच बॉक्स इज थर्ड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से थर्ड कौन सा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड पे ई बैठा है, तो ये अपना सही आंसर मेरा भी सही हो। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसने पूछा है कि 18 रिलेटेड, इसमें देखो क्वेश्चन में पूछी, ठीक है, 18 रिलेटेड है किससे, 107 से, 21 रिलेटेड है अपने 125 से, अपन को पूछा 14 का क्या है। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने कुछ नहीं कैसे चल, तो इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, या तो होता है प्लस माइनस। अब प्लस माइनस यहाँ पर होने क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, तो मैंने सोचा स्क्वायर का रूट करता है, बट 18 का स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाता है ना, 21 का स्क्वायर ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा होगा। तो भाई उसका मतलब बाई टू भी करेंगे तो भी ये नियर बाई वैल्यू नहीं है, तो मैंने सोचा या तो इनके पहाड़े के आसपास आएगा, ठीक है, और उसकी नियर बाई वैल्यू होगी। अब मेरे को 18 का पहाड़ आता नहीं, 18 का टेबल नहीं आता नहीं है, तो मैंने इसमें सबसे इजी वैल्यू जो थी वो उठाई थी सबसे वाले टाइम बचाने के लिए, 21 को मैंने किया। तो मैंने कहा 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 10, 105 आ रहा है।
21 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बार 8, 6, 6 दूनी 12, 126, 126 में से एक माइनस करा तो कितना आया अपने पास, 125। मतलब ये एक सीन मेरे को मिल गया। इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं ये कहीं इस पे लगा के देखूंगा, इस पे बनता नहीं बनता। तो जब मैंने 18 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 8 से 48, 8 से 48, 4 को 6 कम 6, 6 4 10, 108। 108 में से अगर एक घटाऊंगा मैं तो पहले पीछे क्या बचेगा, 107 बचेगा। तो हाँ ये भी सही है। तो अपन को पता लग गया कि 18 जो है वो रिलेटेड 107 से कैसे, कि पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर एक माइनस करो। 21 रिलेटेड है 125 से कैसे, 6 से पहले मल्टीप्लाई किया फिर एक माइनस किया। तो 14 क्या होगा, 14 भी यही होगा, इंटू 6 -1 करेंगे 1। तो कितना आएगा, 14 इंटू 6, 6 4 तो 6 6 6 6 8, 84 में से एक घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 83 आएगा। 83 के ऑप्शन में है क्या, हाँ है। और मेरा भी ये सही है। फोर्थ है कि हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म्स वर्कर वर्क टू प्रमोट विडो रिमैरिंग ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब मैंने क्या इसमें ज्योतिराव फुले लगाया था, जो कि प्राइमरी आंसर की जब आई थी आरआर में उन्होंने गलत माना है। बट बाद में इसमें डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई, इस क्वेश्चन को उन्होंने नल अवर घोषित कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है, मतलब इसके ना तो अपन को प्लस मिलेंगे और न ही माइनस मिलेगा। ठीक है। और इसमें वीडियो रीमेक, अब मेरे को पता था कि इंडियन सोशल इनकम रिफॉर्म्स के टाइम पे ज्योतिराव फुले का नाम लगभग लगभग सबने सुना है। उन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत जोर दिया था और इस वजह से मैंने इसको टिक किया था। मैंने हो सकता है इनका नाम हो सकता है। ठीक है। बट ये इनवैलिड है तो मेरे को नहीं मिला, वरना मैं मेरे प्राइमरी जो आंसर थी उसमें गलत था, फिर बाद में इसको इनवैलिड कर दिया गया। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जो करंट अफेयर्स रिलेटेड आते हैं, जो जीके रिलेटेड आते हैं, वो नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि 30 में से ऑलमोस्ट 4 के आसपास आता है। तो अगर आप खाली 26 भी अटेंड करोगे तो भी आपका सफिशिएंट स्कोर आ जाएगा, बाकी अगर 26 आप सही से कर लेते हो तो। ठीक है, तो इन पे ज़्यादा जोर नहीं है, क्योंकि ये कुछ एक इजी आती है जो आप कर लेना, जो आपसे हो नहीं हो तो छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हरीश एंड विनीत मूव्स टुवर्ड टाउन बी, एक बी टाउन से ए टाउन तक जाते हैं। ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 35 हरीश की स्पीड क्या होती है 35 और विनीत की होती है 36 रेस्पेक्टिवली। इस विनीत रीचेस टाउन बी 40 मिनट्स अर्लियर देन हरीश, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब जैसे हरीश गया ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक गया, इसकी स्पीड क्या थी भाई 35 किलोमीटर पर आवर। फिर विनीत गया, विनीत की स्पीड क्या थी, विनीत की थी 36 किलोमीटर पर, ठीक है, पर आवर। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको हिंदी में बोले तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय बोलते हैं। ठीक है, दूरी बटा समय। अब स्पीड अपने को पता है, डिस्टेंस एग्जैक्ट फिक्स है डिस्टेंस, तो दोनों को डी मान सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि बराबर है। टाइम अपने को पता नहीं है। ठीक है, और इसने कहा है कि विनीत 40 मिनट पहले पहुंचा, मतलब दोनों अगर एक तरीके से स्टार्ट होंगे तो इसको जो टाइम लगा, ये टाइम है, ठीक है, इसको जो टाइम लगा, मतलब हरीश को जितना टाइम लगा और विनीत को जितना टाइम लगा, विनीत को कम टाइम लगा 40 मिनट। तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं अगर ऐसे दिखाऊं कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो है वो 40 मिनट है, क्योंकि 40 मिनट विनीत जल्दी पहुंचा है ना। तो अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले तो इसको हाँ, कि इसका टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर होगा डी बाई स्पीड, क्योंकि ये ऊपर, ये यहाँ ऊपर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। तो टाइम अपने को अगर टाइम टाइम के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं तो डी बाई, और इसकी कितनी स्पीड थी 35, इक्वल्स टू क्या, विनीत की स्पीड कितनी हो गई, डी इक्वल्स टू 36 प्लस, अब यहाँ पे ये कैच है, यहाँ पे क्या मिनट्स लिखा हुआ है और अपन को स्पीड किस में दी हुई है, आवर्स में। तो अपन को इसको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 40 मिनट्स बाई 60 मिनट करेंगे। ठीक है, 40 को 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4/6 करेंगे तो अपन 2/3 आएगा। यहाँ पे अपन ऐड करेंगे 2 + 2/3 को ऐड करेंगे, तभी तो अपना बराबर हो रहा है ना कि डी ने जितना टाइम लिया वो विनीत के टाइम में 40 मिनट ऐड करने के बाद बराबर हुआ। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा, इसको इस साइड भेज दो,
b/35 माइनस b/36 इक्वल्स टू 2/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 35 36 का, तो एलसीएम लेने के बाद अपन को आएगा, एलसीएम के लिए अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे ही, अगर देखा जाए तो 6 5 0 3 3 6 3 18 18 3 21, 3 5 15 39 9 and 10, तो ये अपना हुआ 0 6 2 1, 12 61। 35 का 36 टाइम गया तो 36b, 36 का 12 60 में 35 टाइम्स गया तो 35b इक्वल्स टू होगा 2/3। अब इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना, b/12 60 इक्वल्स टू 2/3। तो इसको इस तरफ भेज दो आप, डिस्टेंस कितनी है, 2/3 इंटू के लिए डिवाइड में था तो ऊपर जाओ, इक्वल्स टू साइन आएगा तो 12 होगा। इसको फिर काटेंगे, 4 बार गया तो 12 4, ये गया 2 बार और 0, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 0, 440 किलोमीटर। कहाँ है 440 किलोमीटर, यही सही है। उस टाइम मैंने क्या किया था, जब मैं एग्जाम रूम में बैठा था तब मैंने 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट नहीं किया था, इस वजह से मेरा आंसर निकल ही नहीं रहा था। तो जैसे ही आधा मिनट गुजरा, 1 मिनट गुजरा, मैंने 2 मिनट देखे, मैं कहा छोड़ो हटाओ, इस क्वेश्चन को नहीं करना है, और मैंने ऐसे इसको छोड़ दिया था उस टाइम। फिर आता है स्टेटमेंट से केस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है स्टेटमेंट में क्या चल रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट और कंट्रोल को पढ़ना है आपको, और फिर आपको ये डिसाइड करना है कि जो ये ऑप्शन है इनमें से क्या सही है क्या गलत है। स्टेटमेंट में ये जो चीज़ लिखी है उसको आप मानोगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं मानोगे। अपना कॉमन सेंस जो है वो नहीं लगाना है, नहीं अपना फालतू दिमाग लगाना है इसमें। जो लिखा है उसी को मानना है, चाहे बोले कुछ भी बोले, बोले कि गधा घोड़ा है मान लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि उसने कहा कि गधा जो है वो घोड़ा है, तो आप ये नहीं सकते कि घोड़ा गधा है, नहीं, गधा ही घोड़ा है, घोड़ा गधा ही है, ठीक है। ये लॉजिक। अब इस चीज में क्या होता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट अपन पढ़ेंगे, ऑल पाइल्स आर क्वांटिटीज, ऑल स्टोर्स आर क्वांटिटीज। अब इसमें क्या कि जितने भी पाइल्स है वो सारी क्वांटिटीज है, ऑल स्टोर्स है वो भी सारी क्वांटिटीज। तो अपन ऐसा नहीं कर सकते ऑल पाइल्स आर स्टोर, नहीं भाई नहीं। ए इक्वल टू बी होता है, बी इक्वल टू सी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए इक्वल टू सी, नहीं, मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। इनको समझ सॉल्व करने का तरीका है कि पहले ऑल पाइल्स, जो जितनी भी पाइल्स हैं वो सारी क्या है, क्वांटिटीज है। ऑल पाइल्स आर क्वांटिटीज, ऑल स्टोर्स आर क्वांटिटीज। बड़ा बड़ा मतलब जितनी भी पाइल्स हैं वो सारी क्वांटिटीज है, पर जितनी क्वांटिटीज है वो सारी पाइल्स नहीं, क्योंकि कुछ यहाँ पे बाहर भी पड़ी है, ठीक है। और ये कई लॉजिक इसमें है। अब इसमें सम पाइल्स आर स्टोर, सम पाइल्स आर स्टोर नहीं, सम पाइल्स आर क्वांटिटीज है, बट नहीं, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें इसका कनेक्शन यहाँ दे रहा है, जबकि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो पहला तो गलत हो गया अपना। फिर आता सम क्वांटिटीज स्टोर। अब इसमें क्या, ऑल क्वांटिटीज स्टोर, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि कुछ एक जो यहाँ पे पड़ी हुई कुछ एक जो क्वांटिटीज है वो स्टोर है, हाँ ये कह सकते हैं अपन। तो ये खाली ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज होता है, और यहाँ पे नहीं, मेरा सही था। यहाँ पे जनरल साइंस से क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाइट सॉलिड स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल, इट इज कॉमनली यूज्ड इन। ब्लीचिंग पाउडर सबको पता होता है, ब्लीच का काम होता है, ब्लीच मतलब कपड़े धोना होता है जिसको बोलते हैं, यानी ब्लीचिंग का काम होता है, ठीक है। अब प्रिजर्विंग फूड एंड सॉफ्टनिंग वाटर नहीं। और हमें पता है अपना जो अपन जो घर में जो ब्लीचिंग पाउडर मतलब कि डिटर्जेंट जो बोलते हैं, या फिर जिसको सर्फ बोलते हैं अपन, है ना, वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल आती है। वो फूड प्रिजर्व के लिए काम नहीं आता, मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट क्लास के नहीं आता, मेकिंग फर्टिलाइजर प्लास्टिक काम नहीं आता, वो डिसइंफेक्टिंग वाटर और ब्लीचिंग फैब्रिक, मतलब फैब्रिक मतलब कपड़े, कपड़ों धोने के लिए काम आता, ठीक है। तो ये सही है, ये मेरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करो तो मैं एक इजी ट्रिक देता हूँ आपको, पहले तो आप ये याद रखो, ई जो यानी कि 5 10 15 20 और 25 तीन की नंबरिंग है, ठीक है। आपको सारी नंबरिंग अगर याद नहीं हो, आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगी, बट ये याद रखो। एक दूसरी ट्रिक है, आपको जब रफ सेट आए तो उसके ऊपर ऐसे लिख लो ABCDEFGHIJKLM तक, ठीक है, M13 पे आता है, ठीक है। फिर एम के जस्ट नीचे लिखना है एन, फिर OPQRSTUV एक्स एक्स वाई और जेड, ठीक है।
ऐसा इस तरीके से क्यों, ये मैंने इस सीक्वेंस में क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या ऑपोजिट क्वेश्चन से सीक्वेंस निकलता है। तो आपको ये ढूंढने में आसानी रहेगी कि ए के उल्टा क्या है जेड, और जेड का उल्टा क्या है ए। इस वजह से तो ये 1 2 3 4 ऐसे करके 13, फिर ये 14, वापस 15, तो मैंने वो बताया 15 पर। ऐसे करते 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 यहाँ पे 24 25 और ये 26 पे आ जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। या फिर अगर याद नहीं रखो तो कोई बात नहीं, आप पेन पे लिख लो, जब आपके पास क्वेश्चन नया नया रफ सेट आती है, जब आपका पेपर ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला, तब फटाफट से लिख लो ABCD EFG, फटाफट से लिख लो, ताकि आपको सोचने का दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे हमने ये देख लिया कि ABC के अपन याद कर लें, तो अपन ने सबसे पहले क्या याद है, ईचो की क्या रखते हैं, 5 10 15 20 और 25 पे। अब अपना फर्स्ट अपन चेक करेंगे, इसमें क्या पूछा है कि थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर लेटर क्लस्टर पेयर्स आर alike in a certain way and thus form a group. Which is one that does not belong to a group? The odd one out is not based on number of consonants and vowel or their position in their letter cluster. अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे इनके नंबरिंग याद करेंगे, नंबरिंग देखेंगे, सी जो है वो कितने नंबर पे आता है, C 5 पे आता है, ABCD, सॉरी, सी जो आता है वो 3 पे आता है, ठीक है। O जो आता है वो 15 पे आता है, H जो आता है वो आता है आपका 8 पे, और J जो आता है वो आपका 10 पे आता है। तो इसका इससे अपन कनेक्शन निकालेंगे, इसका कनेक्शन हुआ +5, इसका इससे क्या कनेक्शन है, -5 कर दो, ठीक है। अपन को ये कनेक्शन पता लगे कि पहले का जो रिलेशन है इसका इसके साथ वो है +5 का, और O का जो है जेड के साथ है वो -5 का है। तो जेड का ई के साथ भी +5 होना चाहिए, और जेड का एन के साथ भी -5 होना चाहिए। तो अपन देखा जेड जो होगा वो 26 होगा। अब 26 के बाद तो कुछ आता नहीं है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें सर्कल में चलता है, यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे जेड, जेड के बाद वापस से स्टार्ट काउंटिंग स्टार्ट होगी ए से। तो जेड के बाद में क्या आएगा, ए, जेड, ABCDEF ऐसे लिखेंगे। तो 2 3 4 5। अब देखो जेड में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ई आना चाहिए, हाँ भाई, 1 2 3 4 5, 5 पे ई आ रहा है। एस और एन का कैसा है, तो एन के बाद में होता है NOPQRS। तो एस में से 5 घटाएंगे तो 1 2 3 4 5 घटाएंगे तो, या फिर एन में अगर 5 जोड़ेंगे तो ऐसा आना चाहिए, तो ये आ रहा है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही, दोनों इक्वल है, मतलब सही है, मतलब सही नहीं बोल रहे, ये दोनों एक जैसे हैं। अब इसका अपन फाइंड आउट करेंगे। एम जो होता है वो 13 पे आता है, ये अपने पढ़ा था। NOPQ, ठीक है, क्यू कितने पे आता है, क्यू आता है 17 पे। अब इसका रिलेशन जो है वो किससे होना चाहिए, आर के साथ और के के साथ। आर अपना होता है 18 पे, और के जो होता है जे के बाद आता है के 11 पे। तो ये तो देखिए 13 के बाद +5 करेंगे तो 18 आ रहा है, पर 17 के बाद 11 नहीं, इसमें -5 करने में, तो 17 -5 12 होते हैं, जबकि यहाँ पे 11 लिखे हुए हैं। मतलब इसके लिए 12 नंबर कौन सा, JKL, ये होगा 10 11 12। यानी कि यहाँ पर आर की जगह के की जगह क्या लिखा होना चाहिए, एल लिखा होना चाहिए, तो ये तीनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे के लिखा है, मतलब ये और है, ये एक अलग तरीका है, अलग तरीके का है, जो कि इनसे मैच नहीं करता। अब अपन देखेंगे इस वाले का। ई जो होता है वो होता है 5 पे, ए जो होता है वो 1 पे होता है, जे जो होता है वो 10 पे होता है, वी कितने पे होता है, STUVWX, ठीक है। टी कितने का था, 20 21 फिर 22 23 24 25 26 और फिर 1, ठीक है। तो एक में से अगर एक ए यहाँ पे आ रहा है तो एक में से 5 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 घटाने पे वी आ रहा है, हाँ आ रहा है, वी आ रहा है। वी कितने नंबर पे था, 22 पर। इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 घटाया, एक में से 5 किया तो 22 आया। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, MQRK वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो हो गया, ये वाला, और मेरा ये सही था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खिचड़ी ट्री। खिचड़ी ट्री है मतलब राजस्थान, मैं तो खुद राजस्थान से, तो मुझको पता है कि हमारे यहाँ पे अमृता बाई ने कितना मेजर रोल प्ले किया था फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और यही क्वेश्चन अभी एम्स CRE 2025 में भी आया है कि चिपको मोमेंट जो था वो किसके रिलेटेड था, वो फॉरेस्ट को बचाने के रिलेटेड था। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है, उनका बहुत आदर से नाम लिया जाता है कि उन्होंने पेड़ को कटने से बचाने के लिए उनसे खुद लिपट गए थे और खुद का प्राण त्याग दिया था उन्होंने।
ये भी क्वेश्चन मेरा सही बताओ। तो जीके में अगर आपको आ रहा है अटेंड करो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा मैं आपको गिना दूंगा कितने क्वेश्चन इसमें आए कितने नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज 10 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 14। अब मेरे को पता था वर्क डन जो होता है वो चार्ज इनटू वॉल्यूम होता है, यहाँ फिर मैं उस टाइम कंफ्यूजन था कि डब्ल्यू बराबर होता है सी बाई वी होता है। ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों में क्या हो सकता है, तो मैंने थोड़ा सोचा, मैं ऐसे तो 12th पास करके आया, थोड़ा बहुत तो पता ही है। तो मैंने कहा 10 इंटू मैंने 14 किया तो इसका आया 140। ठीक है। अब 140 तो आंसर में है 140, लेकिन अगर इसको मैं करता हूँ चार तो 10/14 करता हूँ तो इसका पॉइंट में कुछ निकलेगा जो कि यहाँ पे नहीं है। तो मैं कहा ये भी हो सकता है 14/10 भी हो सकता है, V/C है ना। तो इसके जब 1/4 है तो मैं इन दोनों में कंफ्यूजन था। पर फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, जो वर्क डन जो होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, चार्ज सी इंटू बीच से बोलते हैं। ठीक है। उस वजह से मैंने उस टाइम लगा था 140 झूठा, जो मेरा आंसर सही था। ये जनरल साइंस क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, आप इनको छोड़ भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, बट ट्राई करो क्वेश्चन फाइंड आउट करने की, क्योंकि ऑप्शन जो होंगे वो आपको आसपास ही मिलेंगे, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, आसपास ही मिलेंगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा। This transformative reform was introduced in 2016, aiming to create one nation, one tax and one market। यहाँ पर बात देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है मेन, तो आपको इसमें सबसे मेन जो मुद्दा दिखा वो आपने लिखा वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स में टैक्स आता है, मतलब स्टेट बैंक्स हट जाती है, कस्टम एक्ट हट जाता है, क्योंकि कस्टम्स वहाँ पे लगते हैं, जैसे एयरपोर्ट होता है या फिर पोर्ट जो होता है वहाँ पे कस्टम बाहर से इंपोर्ट करता है तब कस्टम लगता है। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स जब आप इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, आप जब मार्केट में चीज लेने जाते हो तो आप जो टैक्स पे करते हो वो कौन सा करते हो, जीएसटी, है ना। जीएसटी जो पे करते हो, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। तो आपका कॉमन सेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा है, और आप कहाँ होंगे आपने सोचा कि क्या क्या है, तो आपको कोई कुछ नहीं पता, आपने जैसे नहीं पढ़ा हो जीएसटी बारे में तो भी आपको समझ आ जाए, क्योंकि आप डेली लाइफ में जीएसटी पे करते हो यार। और इसका आंसर भी मेरा सही हुआ। Who among the following was posthumously awarded the Padma Vibhushan in January 2025 for his or her contribution to literature and education? अब इन्होंने कहा कि पद्म विभूषण जो मिला था जनवरी में लिटरेचर और एजुकेशन किस फील्ड में, वो किसको मिला था। अब मुझे जीके नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने छोड़ दिया था ये, मैंने नहीं करा। और इसका आंसर था वीटी वासुदेवन नायक। कोई बात नहीं, फ्यूचर छोड़ने चाहिए। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई एलिमेंट whose given valency does not match its typical value। अपन सब साइंस केमिस्ट्री सबने पढ़े, सबको पीरियोडिक टेबल याद है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ठीक है। तो बेरिलियम कितने पे आता है, 4 पे आता है, हाँ भाई 1 2 3 4 पे आता है। अब इसकी टिपिकल वैलेंसी क्या है, टिपिकल वैलेंसी का मतलब है जैसे एच अपन प्लस लिखते हैं मतलब इसकी 1 होती है, Cl माइनस लिखते हैं मतलब इसकी -1 हो गई। अगर अपन ऑक्सीजन की लिखते हैं तो +2 तो इसकी 2 हो गई। कार्बन की 4 वैलेंसी, ये इसकी टिपिकल वैलेंसी हो गई, है ना। यही अगर अपन बात करें कि बेरिंग की 2 होती है, हाँ होती है, क्योंकि इसकी 1 होती है, इसकी 0 होती है, फिर इसकी +1 होती है, इसके +2 होती है। ठीक है, टिपिकल बैलेंस मतलब ये सही है। नियोन जो तो वो इनर्ट गैस होती है, 18 पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में आता है। ठीक है, इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस। तो वहाँ पे कौन सा होता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है। ठीक है। इनकी जो होती है वैलेंस होती है वो 0 होती है, इसलिए इनको इनर्ट गैस बोलता है। तो 10 की इसकी 0 मतलब ये भी सही है। En+3 लिखते हैं अपन, बताओ तो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो इसकी +1 इसकी +2 इसकी +3 होती है, ये भी सही है। बचा कौन सा, ये एफ। अब इसमें क्या है कि फ्लोरीन जो है उसकी पीरियोडिक नंबर तो 9 होता है, पर उसकी वैलेंसी 7 होती है, उसकी होती है -1 होती है। जो हेलोजन ग्रुप जो होता है, जो फ्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, इनकी माइनस माइनस होता है सब। तो -1 इसकी होती है, मतलब यहाँ पर अगर 1 होता सही होता, पर यहाँ पर 7 लिखा हो, मतलब ऑड वन कौन सा है, इसमें एलिमेंट जिसकी वैलेंसी उसके टिपिकल वैलेंसी मैच नहीं करती, तो फ्लोरीन है। मैथ्स में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब जैसे 4 पहले इसका एक फॉर्मूला याद रखो, बोर मास, बी का मतलब ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले, मतलब अपन पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है जैसे अपन लिखा है 20% ऑफ 100,
तो क्या होगा, 20/100 × 100 होगा। अब ये क्या लिखा है कि 5% ऑफ 55, तो इसको अपन कैसे लिखें, 5/100 × 55 करेंगे, ये होता है ऑफ, है ना। आपका मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई ही होता है ना। और फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 4/7 डिवाइडेबल नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख लिया। 21 20 भी डिवाइडेबल नहीं है, तो ऐसे कैसे लिख लिया अपन ने। अब 6/5, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अपन 1 मानेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 एलसीएम आएगा, 5 का 5 में 1 टाइम जाएगा, तो 1 × 6 = 6, माइनस 1 का 5 में 5 टाइम्स गया, तो 5 9 × 45। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 5/7 × 21/20 प्लस 6 - 45 होगा अपना -39/5, ये ब्रैकेट। अब ये चीज, अब जब एक ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस होगा माइनस, ठीक है। कि अपन को पता है प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस आएगी ओवरऑल। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। 7 को इससे काटा 3 बार गया, 7 × 21। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सॉरी 20 है ना, मैंने 25 लिखा, यहाँ 20। 4 को 20 में गया, 5 बार गया, 4×5 = 20। अब 3 और 5 डिवाइड नहीं है, बट 5 5 का इक्वल है, तो एलसीएम लोगों के 5 आ गया, एलसीएम ऊपर आएगा 3 - 39। 39 में से 3 गया तो कितना होगा, 36 होगा, बट ये माइनस का होगा। तो आंसर क्या, 36/5 आंसर ये मेरा, ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द मुगल रूल, मुगल ने बनाया था, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिमालय। अब जब क्वेश्चन पड़ा ताजमहल, पंचमहल, जामा मस्जिद, बटॉम, तो आपको पता लग गया कि ताजमहल एक ऐसी चीज है जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको इन जनरल पता होता है, ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन अब ये भी सुनते हैं। इसमें मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंसिटिविटी इन प्लांट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। आपको ये चीज वर्ड, आपको स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना बहुत आना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है। मेरे को इस टाइम पे ये नहीं आता, क्योंकि जनरल साइंस का पेपर है। मेरे को उस टाइम आइडिया था थोड़ा, कि मेरे को ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता, बट फिर मैंने टॉपिक पढ़ा, कीमो। कीमो का मतलब ही केमिकल होता है। कीमो टॉपिक में द ग्रोथ रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल स्टिमुलाई इन देयर एनवायरमेंट, हो सकता है कि केमिकल स्टिमुलाइट है और कीमो लिखा, मतलब ये सही हो सकता है एक तरीके से। थिग्मोट्रोपिज्म इज द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट। फिर आके प्लांट एग्जिबिट फोटोट्रोपिज्म बाय ग्रोइंग टुवर्ड लाइट सोर्स। अब प्लांट है एग्जिबिट फोटो, फोटो का मतलब ही होता है लाइट होता है, तो लाइट सोर्स की तरफ बढ़ना है फोटोट्रोपिज्म। थिग्मो का नहीं पता, फिर मैंने ये जब टॉप ये लाइन पर जब पढ़ी थी मैंने, तब मेरे को पता लगा हाँ भाई यही इनकरेक्ट। क्यों, प्लांट है स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन, नहीं, प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम नहीं होता। नहीं, ह्यूमन के पास तो ब्रेन होता है, ब्रेन से ऑर्गन्स तक जाता है ना, और ऑर्गन से वापस यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती है नर्वस सिस्टम के द्वारा। बट प्लांट में ऐसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। ये मेरा सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट। प्लांट है, उसके परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू दो होते हैं, एक तो जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपका वाटर के लिए, और फ्लोएम जो होता है वो न्यूट्रिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। न्यूट्रिशन मतलब हो गया आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब अपन एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, दीज टिश्यूज आर प्लांट टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, नहीं ये तो दो होते हैं। जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नहीं, क्योंकि वो वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, नहीं, वो न्यूट्रिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बचा कौन सा, दीज टिश्यू आर फॉर द प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ, क्योंकि एक एक टिश्यू जो है वो वाटर को सप्लाई करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा टिश्यू न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है रूट से लेके लीव्स तक, तो ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो ये असेंशियल है प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। तो ये इसका करेक्ट, इसमें करेक्ट पूछा है, करेक्ट आंसर ये हो गया। उस टाइम मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा फ्लोएम जो है वो वाटर का ट्रीटमेंट, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गया था एक दूसरे में, तो मैंने गलती से फोर लगा लिया था। ये मेरा एक क्वेश्चन जो रॉन्ग था बस।
यहाँ पर पूछा फाइंड द circumference ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर गिवन एज 49 मीटर 94 मीटर। इसने कहा आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसके लेंथ और विड्थ क्या है। लेंथ ये होगी आपकी 94 मीटर और ये आपकी होगी 49 मीटर। अब मैं आपको ये बताऊँ कि एक आप सर्कल पूरा ड्रॉ करते हो, इनकी जब साइड में लाइन खींचते हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो कि नहीं यहाँ पे भी अगर कहीं पे भी एक स्क्वायर मतलब एक सर्कल बनाओगे तो वो एक स्क्वायर ही बनाएगा। तो मैंने एक स्क्वायर का यहाँ पे काट लिया। अब स्क्वायर की एक साइड हाईएस्ट साइड कौन सी 49, एक साइड 49, सारी साइड भी 49 49 ही होगी। तो मेरे को ये पता है इसके अंदर का जो ये सर्कल बनेगा उसकी डायमीटर होगी 49 मीटर। अब डायमीटर तो रेडियस कितना होगा, d/2 होता है। डायमीटर को आधा कर दो तो 49/2 अगर करेंगे तो अपनी रेडियस आ जाएगी। अब आपको पता है, अब इसमें सरकमफेरेंस पूछा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर। टू पाई अपन को लेने के लिए बोला है, पाई स्प्लिट है 7। अपने पास रेडियस कितनी होगी, 2 पाई आर। आर अपने पास कितना है 49/2। 49/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 7 टाइम का गया, 7 2 4 हासिल किए, 7 2 4 और एक 5 तो 155 आंसर। क्वेश्चन कैसे पढ़ना है उसको आपको पता है। अब इसको इंस्क्राइब बोला मतलब एक सर्कल को आपने एक रेक्टेंगल के अंदर फिट कर दिया। इस सर्कल को अगर फिट करोगे तो ये इसकी जो ये विड्थ है इससे ज्यादा तो बाहर निकलेगा नहीं ना भाई। इसको अंदर फिट करना है मतलब कि इस तो सर्कल का जो एक अंदर जो फिट आएगा वो एक डायमीटर जो होगी वो इसकी एक लेंथ के बराबर होगी। इस तरीके से ये सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझ में आए तो आप एक बार दोबारा ये सुन लेना, मैं आपको दोबारा बताऊँ। फिर बहुत सारे को यार कि 49 ही किससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि भाई स्क्वायर एक स्क्वायर के अंदर ही सर्कल फिट बैठता है। अगर सर्कल के अपन चारों लाइन लाइन खींचे वो एक स्क्वायर के अंदर ही आती है। तो एक रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल की एक साइड बहुत लंबी होती है बट उसमें अगर एक सर्कल खींचेंगे तो वो इतना ही आएगा। वो ना कि ऐसे ही पूरा आएगा, क्योंकि अगर वो ऐसे पूरा आता तो वो एक ओवल शेप का हो जाता, ना कि वो सर्कल बनता। ठीक है, इस वजह से। अगला इसमें पूछा है फोर इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसने पूछा है एक रे है, ठीक है, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। इसमें कहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट देखा करते हैं। यहाँ पे अपना एफ होता है फोकल लेंथ, यहाँ पे अपना कर्वेचर होता है इन्फिनिटी। ठीक है, द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इरेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो ऑब्जेक्ट रियल और इरेक्ट बनेगी नहीं। ये जो इमेज होगी वो उल्टी बनेगी, मतलब रियल बनेगी बट इरेक्ट नहीं होगी। इसको इन्वर्टेड बोलते हैं, मतलब उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये तो अपना गलत हो गया। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस फॉर्म्स अ हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी बनाएगा। जबकि फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी जो लाइट जाएगी वो जाएगी इन्फिनिट तक, तो उसकी इमेज जो बनेगी इन्फिनिट जो बनेगी, मतलब बहुत ही लार्ज इमेज बनेगी। तो ये भी अपना गलत होगा। यहाँ पे कह द साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन इन्फिनिटी। अगर अगर एक ऑब्जेक्ट अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो उसकी जो इमेज बनेगी ना वो बनेगी एफ फोकल लेंथ। ठीक है, बहुत डिमिनिस्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, बहुत नैरो बनेगी। ठीक है, स्मॉल बनेगी। तो ये भी अपना गलत हो गया। यहाँ पे एनलार्ज पूछा है, बहुत बड़ी बता पर नहीं, यहाँ पे इसके लिए क्या बनेगी, यहाँ पे बहुत स्मॉल बनेगी। अब तीसरा ऑप्शन की बात अगर करते हैं अपन, तो इसमें कहा है कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है द साइज ऑफ, इसने कहा है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर अगर ये बात करते हैं अपन, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और वो कर्वेचर पे है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, यहाँ पे एफ अगर इमेज जो बनेगी वो अपने पता उल्टी बनेगी। ठीक है, ये साइज है कि इमेज द सेम एज द साइज ऑफ द, हाँ ऑब्जेक्ट रियल बने मतलब जितनी हाइट होगी ना उतनी ही हाइट की वापस
अपनी इमेज बनेगी क्योंकि वो सेंटर पे है, सेंटर कर्वेचर पे, सेंटर पे है, तो वहां से जो इमेज की जो हाइट है उतनी ही हाइट की आपको वापस नीचे ऑपोजिट साइड में देखने को मिलेगी इमेज। तो ये अपना आंसर सही है, ये मेरा भी सही था। अगला क्वेश्चन है, based on the English alphabet, three of the following four letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to, मतलब odd one ढूंढ, odd आपको ढूंढना है, ठीक है, तो सबसे अलग है। इसमें है कि odd one is not based on number of consonant, vowel or their position in letter cluster। letter cluster में उसको पोजिशन के आधार पर नहीं है। अब अपन देखते हैं, अपन को देख क्या करना है, या तो नंबरिंग याद रखनी है, तो नंबरिंग नहीं करो, या तो सीक्वेंस बोलना है। जैसे जे के बाद क्या आता है, के आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है, ठीक है। जे के बाद के, जे के बाद के तो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब जे यहाँ है, के यहाँ है, एल यहाँ है। अगर जे के बाद के है मतलब +1, तो +1 वाला जो होगा वो यहाँ पर बैठे, थर्ड पे बैठेगा। फिर के बाद आता है, एल आता है, तो एल यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर +1 के है। तो अपन को ये सीक्वेंस है कि पहला यहाँ बैठेगा, फिर सेकंड यहाँ बैठेगा, और थर्ड जो होगा वो बीच में आके बैठेगा। एफ के बाद में आएगा जी, जी के बाद में आएगा एच, एन के बाद आएगा ओ, ओ के बाद पी, ऐसे बोलते हैं एम एन ओ पी क्यू, ऐसे ही। तो एम का एन, ओ, ओ के बाद पी। अब बचा कौन सा, आर टी यू, क्योंकि आर के बाद होता है आर एस टी यू, ऐसा आता है, ठीक है। तो आर के बाद एस आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या यू लिखा हुआ है, तो आर के बाद एस आना चाहिए जबकि यू लिखा हुआ है। और एस के बाद आता है टी। तो अगर ये आर टी एस लिखा होता तो सही होता, बट यहाँ पे क्या लिखा, आर टी यू लिखा है, मतलब ये ऑड वन है, तो ये आंसर सही हो गया, इसका सेकंड आंसर। यहाँ पे लिखा, अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंडेटेड टू एड एंड एडवाइज विच अथॉरिटी। मेरे को ये पता था कि मिनिस्टर जो है वो सलाह किसको देते हैं, एड किसको देते हैं, वो देते हैं पीएम को। बट ये गलत था, क्योंकि ये मैंने उस टाइम से देता, बट ये प्रेसिडेंट को देते हैं। जो मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आर्टिकल 74 के अंडर में किसको एड एडवाइस करते हैं, वो देते हैं पी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, ना कि पीएम को देते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैं 3 क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसमें से एक ये था, एक वो था, और एक और क्वेश्चन जो कि मैं आगे बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल मैच्योरेशन चेंजेस अकर्स इन फीमेल। फीमेल्स में जब एडल्ट आती है, मतलब जब उनकी एज 13 के अबव होने लगती है, ठीक है, फीमेल्स में, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है। स्किन डिक्रीज ऑयल प्रोडक्शन, नहीं, ऑयल प्रोडक्शन तो उल्टा बढ़ता है, इसलिए आपने देखा होगा जो 13 से मतलब एज की जो बड़ी होती है, जो ऑलमोस्ट 17 के आसपास होते हैं, उनकी फेस पर ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसमें ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है, ना कि घटता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। स्टॉप ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो स्टार्ट 13 के बाद ही तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है लेडीज में, तो ये भी गलत हो गया। द ब्रेस्ट बिगिन टू ग्रो, और क्या, नैरोइंग ऑफ हिप्स, नहीं, हिप्स की भी जो साइज है वो बढ़ने लगती है, क्यों, क्योंकि उसके आसपास फैट का डिपोजिशन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि जब लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी फिर वो वहाँ से फैट से ले सकती है, इसीलिए जो हिप है उनके आसपास उनके फैट जो है वो जमा होता है। तो ये भी गलत हो गया आपने। बचा द ब्रेस्ट बिगिंस टू ग्रो, हाँ ये होता है क्योंकि वहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स बनने लग जाती है, उसकी वजह से ब्रेस्ट की जो साइज है वो बढ़ने लग जाती है। चलो हो गया 3, हो गया सही। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु वाज sworn in as चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑन 5 दिसंबर 2024 फॉलोइंग द स्टेट असेंबली इलेक्शन। 2024 में कौन कौन इलेक्शन जीता था और चीफ मिनिस्टर बना महाराष्ट्र का। वहां पे दो चीज, एक नाथ शिंदे नाम आता है और एक आता है देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं और ये बिलोंग करते हैं शिवसेना से ना। उस टाइम 2024 के इलेक्शन जब हुआ था, उस टाइम उन्होंने नाम घोषित नहीं किया था, तब बहुत दिन तक हेडलाइन मिले थे कि सीएम कौन बने, कौन बनेगा, बट फाइनली बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा, क्योंकि उनके पास प्रॉपर बहुमत नहीं था, बट फिर भी उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया। तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस। ये तो आप अगर रैली अखबार पढ़ते हो, कभी कभार आप सुनते हो, तो भी आपको पता होगा। इसका आंसर है 3। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, वेस्टर्न, कोस्टल, कोस्टल मतलब कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन कहाँ आती है अपनी, ये कोस्ट लाइन हो गई, जो ये गुजरात हो गया, और ये अपनी कोस्ट लाइन हो गई, ठीक है। ये अपना हो गया वेस्ट साइड, ये हो गया ईस्ट साइड। चेन्नई जो है ना,
आपने अगर चेन्नई की आईपीएल टीम थी तो वहाँ पे कोरोमंडल सीमेंट या कोरोमंडल किंग आपने मतलब उसको बोलते हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है वो इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। कि जहाँ पे भी कोरोमंडल कोस्ट आएगा उस वाले ऑप्शन को आप काट दो। तो मैंने यही किया था, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है मतलब इसको काट दिया मैंने। यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट है, इसको मैंने काट दिया था। यहाँ पे ईस्ट का नाम आया, ईस्ट तो इस साइड है, ईस्टर्न कोस्ट को भी मैंने काट दिया, बचा कहाँ से भी। और ये मुझे पता था वैसे, पर मैंने आपको बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कोंकण कोस्ट, कोंकण रेलवे बोलते हैं वहाँ पे, वेस्टर्न घाट जो बोलते हैं वहाँ पे आता है। क्योंकि मैं तो भाई घूमने का बहुत शौकीन, तो मुझे पता है कि कोंकण कहाँ पर है। कोंकण रेलवे मुंबई के नीचे वाला पार्ट जो है वो। कर्नाटका कोस्ट, ये वाला कर्नाटका कोस्ट। मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट सबसे नीचे जो मतलब केरला की तरफ, वो मालाबार कोस्ट। तो ये हो गया वेस्ट साइड के जो जितने भी कोस्टल हो गए ये। ऑप्शन वन इज करेक्ट। यहाँ पे है 25 नंबर, दैचिगम सेंचुरी लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के बाद मेरे को ये नहीं पता था, मैंने तुक्का लगाया, बट तुक्का इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स जो कि मेरे सामने है। जम्मू कश्मीर में मतलब वहाँ पे स्नो पड़ती होगी, बर्फ है बहुत ज़्यादा। इंडियन बिसन, बिसन मतलब भैंसा जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब भैंसा तो वहाँ पे होगा नहीं, है ना। तो वहाँ पे यॉक होते हैं ना, वो तो है नहीं, तो ये मैंने पहले ही काट दिया था इसको। हिपोपोटामस जो कि इंडिया में होते ही नहीं है, है ना। ये अफ्रीका की साइड में होते, तो ये भी मैंने काट दिया था। फिर मुझे लगा स्नो लेपर्ड और वन हॉर्न राइनो, बट मुझे ये पता है वन हॉर्न राइनो काजीरंगा में होते हैं, ठीक है। काजीरंगा जो कि असम की साइड है, मतलब कि हिमालय के नीचे की तरफ है, ना कि हिमालय के अंदर। तो ये भी मैंने काट लिया, इससे मैंने स्नो लेपर्ड बना के जम्मू एंड कश्मीर में स्नो पड़ती है। वहां पे अगर कोई सेंचुरी होगी तो वहां पे कौन सी प्रजाति सर्वाइव करेगी, ऑब्वियसली जो कि स्नो के आदि होगी वो, तो स्नो लेपर्ड मैंने ऑप्शन लगाया और ये सही होगा। Which constitutional amendment to the Indian Constitution introduced a legislative assembly for the Union Territory of India? यूटी जो है दिल्ली, वैसे यूटी में पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है वो नहीं होती है, विधानसभा नहीं होती है। बट कुछ एक ऐसी जैसी पौंडीचेरी और दिल्ली, इनके पास स्टेटस है कि वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब इसको कौन से अमेंडमेंट में ये दिया गया था मुझे नहीं पता था, मैंने तुक्का लगाने का ट्राई किया था, बट फिर मैंने सोचा मैं क्यों मैं अपने नॉन मार्किंग लगा, तो मैंने ये छोड़ दिया था। इसका आंसर 69 अमेंडमेंट। मैं पहले इसको 42nd लगा रहा क्योंकि मुझे पता था 14 सेकंड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट इसमें हुआ, तो मैं इसको लगाता हूँ, बट मैंने कहा नहीं फालतू में माइनस नहीं लगानी है, तो मैंने ये छोड़ दिया। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ रे ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म इज। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये आपका प्रिज्म हो गया, यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट गई, ये इधर ट्रेवल करके ये वापस बाहर निकले, ठीक है। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि ये जो इंसिडेंट लाइट है जो कि यहाँ से जा रही है ये यहाँ से निकलनी चाहिए थी, बट ये क्या निकल रही है, ये निकल रही है इस तरफ से। जो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि डेविएट ऑफ इंसिडेंट लाइट ये, क्योंकि रेज हमेशा सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बट क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएट होकर इसका पाथ चेंज हो जाता है। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये किसके लिए बीच में होता है, इंसिडेंट लाइट और इमरजेंट लाइट जैसे बोलते हैं। मतलब इमर मतलब बाहर निकल रही है जो। द एंगल बिटवीन द इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट कार्बन कंपाउंड कंबसन। कंबसन मतलब होता है कि जलाना, ये तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि इसको जलाना बोलता है। कार्बन कंपाउंड को जला रहे हैं, कार्बन कंपाउंड को जलाते तो अपन को पता है कार्बन कंपाउंड जलेगा तो या तो सीओ, एक तो CO2 रिलीज होगी, और बहुत बार ऐसा होता है कि हाइड्रोकार्बन करते हैं तो वाटर भी बनता है। ये चीज मेरे को हाल साल का याद थी। अब इसमें नेवर प्रोड्यूस वाटर, नहीं वाटर प्रोड्यूस होता है। ऑलवेज फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बर्न्स विदाउट ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन के बिना तो कुछ जल ही नहीं सकता, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों गलत हो गए। बचा हुआ सा नीड मोर ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबसन। हाँ, कि अगर कंप्लीट कंबसन में पूरी तरीके से खाक करना है तो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। ए और बी मिलके एक काम करते हैं 25 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट। इन दोनों ने 20 दिन तक तो काम बराबर किया, 0 दिन से लेकर 20 दिन तक तो ए प्लस बी ने काम किया। अब फिर बी छोड़ के चला गया, जो बी जो है वो बाहर निकल गया।
तो खाली ए बचा। अब ए ने वो काम कितने दिन में किया? अब दोनों मिलके जब 25 दिन में कर रहे थे और 20 दिन बाद छोड़ा, मतलब कि 25 - 20 करे तो अपने पास 5 दिन बचा। तो 5 दिन का काम ए ने अकेले में कितने दिन में किया? 10 दिन में किया। क्योंकि अपने को आफ्टर, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया तो ए को अकेला काम करना पड़ा इन 5 दिनों में। तो अगर इसमें जो ये बचा हुआ जो काम था वो 10 दिन में काम पूरा करा, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी, जो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी वो बराबर है। ए की और बी की बराबर है। क्यों? क्योंकि जो दोनों मिलकर 5 दिन में काम कर रहे थे वो अकेले 10 दिन में काम किया। दो जने मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं और एक ने क्या किया? 10 दिन में काम किया। मतलब इसका डबल हो गया एक तरीके से, है ना। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द एंटायर वर्क अलोन? एंटायर वर्क कितने दोनों साथ में मिलकर 25 का कर रहे हैं। तो अगर एक बी को छोड़ के चला जाएगा तो ये पूरा कितने में करेगा? इसको डबल कर दो, 25 को, 25 × 2 50। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब ये भी मेरा सही था। लेकिन आपको समझने में बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपको सोचना पड़ता है कि ये कैसे क्या हुआ। तो अगर आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को अगर ढंग से पढ़ोगे ना और एक एक चीज़ को लिखो, ताकि आपको ढंग से पता लगेगा, हाँ इसका ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ए और बी ने पहले काम साथ में किया 25 दिन में, तो ऐसे लिखा ए प्लस बी ने 25 दिन में किया। 20 दिन तो काम साथ में किया इन लोगों ने, फिर बी छोड़ के चला गया। ए को बाकी का काम अकेले छोड़ना पड़ा, अकेले करना पड़ा। अब वो अकेले ने 10 दिन में काम किया, जो कि दोनों मिलके अगर 5 दिन में काम कर रहे थे, दोनों मिलके अगर 5 दिन में काम कर रहे थे तो एक ने जो है वो 10 दिन में काम किया। मतलब जो वर्क एफिशिएंसी अगर अपन निकालेंगे तो वो दोनों की बराबर हो। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ए जो है वो डबल टाइम ले रहा है। जो दो जितना ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे थे, बी के छोड़ के चले जाने के बाद ए जो है वो उसी काम को डबल दिन में काम करेगा, तो इसलिए ये आंसर है। The Indian government launched a new digital health initiative in 2025 to improve healthcare accessibility and interoperability of medical data. What is the name of the initiative? उस initiative का नाम क्या है? जब मैंने ये आंसर लगाया था, मैंने थर्ड लगाया था, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्यों ना बताओ। अब यहाँ पे पूछा हेल्थ इनिशिएटिव जो कि डिजिटल है, 2025 में आया, टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस। हेल्थ केयर के रिगार्डिंग आजकल एक नाम चल रहा है आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत नाम चल रहा है। अब यहाँ पे डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव 2025 मैंने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, बट एक डिजिटल इनिशिएटिव है। तो हेल्थ नेशनल हेल्थ स्टेक एक्सपेंसिव नहीं, ऐसा कुछ नाम नहीं है जो कि मैंने अभी तक नहीं सुना। भारत एआई हेल्थ ग्रेड नहीं, ये भी मैंने नाम नहीं सुना था। डिजिटल इंडिया हेल्थ केयर 2025 नहीं, ऐसा कुछ भी नाम नहीं सुना, बट मैंने ये नाम सुना था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। हाँ, इसको कह सकते हैं कि ये मैंने सुना था, आयुष्मान भारत है, चलता है। उसका डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव इस नाम का हो सकता है और इसको 2.0 बोलते होंगे ये लोग। तो ये हो सकता है, इसलिए मैंने इसको लॉजिकली थर्ड आंसर लगाया था। बट बाद में जाके इन लोगों ने, पहले तो इन्होंने सही माना था बट बाद में जाके इन्होंने कहा कि नहीं इसमें डिस्क्रिमिनेंसी फाउंड हुई, तो इनको भी इसको इनवैलिड कर दिया था। ना इसमें मेरे को प्लस मिले, ना ही मेरा कुछ माइनस का पैसा। तो ये हो गया अपना 30 क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि RRB सेकंड सिर्फ के थे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन समझ में आया आप कमेंट कर देना, मैं वापस से आपको बता दूंगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और भी अपन RRB के जो और भी पेपर हैं, जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वगैरह हो गए, जैसे फार्मासिस्ट का जो थर्ड सेट का पेपर है वो भी अपन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अलग अलग नॉन फार्मा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाए। और ये हर एक एग्जाम में काम आएंगे, चाहे वो आपके एम्स हो, RRB हो, DSS भी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उनमें आपको सब में काम आएंगे नॉन फार्मा। और हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, ताकि आपको पता लगे कि पेपर में एक्चुअली में क्या आता है। चलो बाय।